और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपको खबर बताएंगे तेलंगाना और तमिलनाडु से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। तो आपको बता दें, दक्षिण के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बड़ी सौगात तेलंगाना को देने वाले हैं। आपको बता दें तो कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 9,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात तेलंगाना को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो पीएम के दौरे से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। इसी के साथ में बता दें कि बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दक्षिण दौरे की शुरुआत कर्नाटक से करेंगे, जहां पीएम मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और इस मौके पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम बेंगलुरु में ही आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु के बाद पीएम तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गण हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को तेलंगाना विजय का मंत्र देंगे। जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में जो विकास और गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाया जा रहा है, लोग तेलंगाना भी वही चाहते हैं, क्योंकि तबाह हो गया तेलंगाना के आम जनता ने 10 साल BRS और 2 साल से रेवंत रेड्डी कांग्रेस सरकार से भ्रष्टाचार और परिवारवाद पूरा तेलंगाना का संपत्ति को लूट ले रहे। वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बने। तेलंगाना आम जनता में एक भरोसा, मोदी जी आ रहे, बीजेपी हमारा साथ देने वाले, आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी आज बीजेपी के झंडा लहराने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना दौरे पर राज्य में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उसके उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम हैदराबाद में सिंधु अस्पताल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। होने जा रहा है और विस्तार के साथ में ही जो 6 विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। तो ऐसे में नए जो मंत्री हैं वो बनने जा रहे हैं। इसमें भूपेंद्र चौधरी को जगह मिली है, साथ ही साथ कई और बड़े नाम हैं, जिसमें कृष्णा पासवान, मनोज पांडे भी शामिल हैं और इसके ऊपर अखिलेश यादव की तरफ से तंज भी कसा गया है। क्या कुछ जानकारी है आपको रिपोर्ट में देते हैं। यूपी में काफी समय से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही थी, लेकिन योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। बीच में 5 राज्यों के चुनाव की वजह से इसमें और देरी हो गई, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग गया है। आज योगी सरकार में 6 नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, जिसके बाद से यूपी में मंत्रियों की संख्या 54 से बढ़कर 60 हो जाएगी। आज जो विधायक शपथ लेने वाले हैं वो हैं भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा। सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर 3 बजे यूपी लोक भवन में होगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। लेकिन योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दिल्ली से यूपी के मंत्री फाइनल होने का आरोप लगाया और अखिलेश ने बिना नाम लिए ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर भी तंज कसा है। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जो कि सांसद भी हैं। उनके द्वारा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में केंद्र सरकार के ऊपर निशाना यहां पर साधा गया है। डिंपल यादव ने निजीकरण को लेकर तीखा हमला किया है, साथ ही साथ किराए में हो रही बढ़ोतरी, महंगाई को लेकर बात कही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। एमपी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर हर अहम चीजों का निजीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जितनी भी सरकार की पूंजियां हैं, चाहे वो हमारे रेलवेज हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। भारतीय जनता, और जितना प्राइवेटाइजेशन
भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, निजीकरण जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर सरकारी चीजें होती है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, तो फिर मैं समझती हूँ आरक्षण भी लागू होता है नौकरियों में, लेकिन जब आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहाँ से लागू होगा। एसपी सांसद ने आगे बढ़ते हुए रेलवे और प्लेन के किरायों में बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया और ऑन कैमरा त्रासदी के वक्त टिकट के दामों में बढ़ोतरी के गंभीर आरोप लगाए। जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है देश में, तो तब आप देखेंगे जो 10,000 रुपए का टिकट होता है हमारे एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। जब पहलगाम वाली घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, तो जो वहां से जो टूरिस्ट लोग वापस आए थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टूरिस्ट जो लोग वापस आए थे उनको 3-3, 4-4 गुना ज्यादा टिकट लेके रेलवे जहाज के वापस आना पड़ा, तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डिम्पल यादव यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बंगाल चुनाव के बहाने केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए। क्योंकि बंगाल का चुनाव हुआ तो हमें और भी जानकारी मिल रही है कि और ये किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को भी घेरा और एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था नाकाम हो गई और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, जो काफी चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से शपथ ले ली गई है, सरकार बन गई है और टीएमसी ने भी अपना नेता विपक्ष चुन लिया है, लेकिन अभी भी सियासत राज्य में खत्म होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अखिलेश यादव के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ नतीजे आए, उसको हम रिपीट पर उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में नहीं होने देने वाले हैं। एक बार फिर से बीजेपी के साथ साथ में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करते हुए एकजुट होने की और चुनाव लड़ने की बात अखिलेश के साथ में राहुल गांधी ने कही है। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, बीजेपी पे कोई काम नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना, दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगीत साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस। और अब बात कर लेते हैं थलपति विजय की, जो कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं सुबह 10 बजे। तो 10 बजे उनकी तरफ से शपथ ली जाएगी और राज्यपाल की तरफ से उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और ऐसे में टीवीके की पहली बार सरकार बन रही है। 2 साल पहले जो पार्टी है उसका गठन किया गया था और ऐसे में टीवीके ने अभी जो बाकी दल हैं उनका समर्थन लेते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब वो शपथ लेंगे। तो उनके साथ में कई सारे बड़े नेता भी आज मंच साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। आज जानकारी के मुताबिक 10 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, उनकी संभावना है। राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय का पिछले कई दिनों से सीएम बनना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि 234 सदस्यीय विधानसभा में थलपति विजय बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन साउथ के सुपरस्टार ने अब इस सियासी बाधा को पार कर लिया है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद अब टीवी के चीफ के पास अपनी पार्टी समेत 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है।
बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने के बाद जोसेफ विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद गवर्नर ने थलपति को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बीच टीवी के विधायकों के रिसोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गवर्नर से अपने नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति निमंत्रण पर टीवी के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टीवी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर पटाखे फोड़े। बता दें कि राज्यपाल आर्लेकर ने विजय को 13 मई या उससे पहले तक विश्वास मत हासिल करने का वक्त दिया है। अब आपको खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई अभी वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो बीते दिन शपथ लेने के ठीक बाद में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग भी उनके द्वारा की गई। कई सारी चर्चाएं इस दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर मंत्रियों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने करी हैं। तो ऐसे में आला अधिकारियों को भी कई तरीके के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सके। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी की तरफ से कानून व्यवस्था पर बड़ा आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के बड़े अफसरों के साथ सोमवार को शाम 5 बजे बड़ी बैठक करेंगे। मतलब शाम 5 बजे सभी जिलों के एसपी, सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी और डीआईजी मौजूद रहेंगे, जिनके साथ सीएम चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर जाकर मत्था टेका और माता के दर्शन करने के बाद पुजारियों से आशीर्वाद लिया। काली मंदिर के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत सेवाश्रम संघ का दौरा किया और वहां पर आरती की। इतना ही नहीं, सीएम शुभेंदु ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर भी गए और उनकी तस्वीर के सामने शीश झुकाकर श्रद्धांजलि दी। जो विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित हुआ है, वो विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, जिन्होंने तैयार किया है। आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बंगाल के मुसलमानों से बड़ी अपील की है। बरेलवी ने मुसलमानों को बहकावे में नहीं आने की हिदायत दी। मैं बंगाल की आवाम से, बिलखुसूस मुसलमानों से भी कहूंगा कि वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों के बहकावे में, उकसावे में कतई न आए, बिल्कुल मुश्तइल न हो और जिस तरीके से अपनी दिनचर्या गुजारते हैं, अमन और शांति के साथ दिनचर्या गुजारें। और भाजपा की गवर्नमेंट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता के ऐतिहासिक ग्राउंड पर सीएम पद की शपथ ली है, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत केंद्र के कई मंत्री भी रहे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। खास करके बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वैसे में टेरर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो भी अलग अलग दफ्तर पड़ते हैं सेंट्रल दिल्ली के अंदर, उनकी भी सुरक्षा को हाई लेवल कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। अलर्ट पर दिल्ली को डाला गया है। इसमें क्या कुछ खास है आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले दिनों शहजाद भट्टी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। मॉड्यूल के पकड़े गए 9 लोगों ने पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली में बड़े हमले और टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। स्पेशल सेल के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए गए। स्पेशल सेल को बताया गया कि दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों में एक फेमस मंदिर की रेकी भी की गई थी और वीडियो बनाकर हैंडलर्स को भेजा गया। अहम ठिकानों पर सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग की गई थी। आतंकियों का मंसूबा सुसाइडर बॉम्ब, कार बम, शूट आउट और आईईडी के जरिए हमले का था।
आतंकी संगठन के निशाने पर डीडीयू मार्ग पर बना दिल्ली बीजेपी ऑफिस भी था। इस खतरे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से होने वाले खतरे से निपटा जा सके। तो हमें जो जानकारी मिली है कि जो इंटेल दिल्ली पुलिस के पास आया है उसके बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो इनपुट मिला उस इनपुट में यह भी कहा गया है कि चाहे वो कार बॉम्बर का इस्तेमाल हो सकता है या फिर सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही साथ शूटर का भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महीनों पहले यह लाल किला के बाहर एक कार में ब्लास्ट हुआ था, तब से ही जो तमाम जो एजेंसीज है वो लगातार अलर्ट मोड में, और ऐसे में जब एक बार फिर से जब इंटेल मिला है कि आतंकी हमला हो सकता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की और तमाम एजेंसीज की यहाँ पर सख्ती बढ़ गई है। उनकी जो है पहरेदारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर बनी हुई है। अलर्ट के बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों, संवेदनशील इलाकों पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। दिल्ली स्टेट बीजेपी और नेशनल बीजेपी दफ्तर के बाहर भी पेट्रोलिंग की गई और यहाँ बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा में इजाफा किया गया। उम्र 23 साल है। और अब बात कर लेते हैं धर्मांतरण कांड की, जिसकी मास्टरमाइंड निदा खान, जो कि लंबे समय से फरार चल रही थी, वो आखिरकार पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ जारी है। और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी का क्या उसको साथ मिलता नजर आ रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है। कारण है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक कहना है कि निदा खान के मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है। टीसीएस धर्मांतरण केस की मास्टरमाइंड और लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर निदा खान फाइनली 25 दिन बाद अरेस्ट हो गई। जांच टीम अभी निदा खान से पूछताछ ही कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने निदा को क्लीन चिट दे दी है, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनकी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता आरोपी निदा खान को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओवैसी इस केस में भी अपने पहनावे और धार्मिक पहचान वाले एंगल को खदेड़ लाए। टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं। तो सुना आपने कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने निदा खान की बेगुनाही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दी। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि बीते 25 दिनों से निदा खान, जो कि एक आरोपी है, उसे छिपाने में एआईएमआईएम के ही एक पार्षद ने मदद की थी। एआईएमआईएम पार्षद मतीन माजिद ने अपने छत्रपति संभाजी नगर के घर में निदा खान को छिपाया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका ने मतीन के घर की जांच की तो पता चला कि वो अवैध निर्माण है, जिसके बाद नगर पालिका ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। और अगर एआईएमआईएम पार्षद की तरफ से नगर पालिका को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अवैध निर्माण पर आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। वहीं इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी निदा खान को 11 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान नासिक पुलिस न सिर्फ निदा खान से पूछताछ करेगी, बल्कि उसका माँ बाप, भाई और मौसी से सामना करवाएगी, और निदा को फरारी के दौरान किस किस ने पनाह दी, इस पर भी सवाल जवाब करेगी।